तुम आर्मी वाले करते ही क्या हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साहब के बारे में ऐसा बोलने की? रुक, तुझे बताता हूं। सुबह की पहली किरणें अभी धरती को छू भी नहीं पाई थीं कि कर्नल अभिमन्यु राठौर अपनी पलटन के साथ बेस कैंप की तरफ बढ़ चले। पिछले 3 महीने से वे सीमा पर तैनात थे। दुश्मन की ओर से लगातार गोलीबारी और घुसपैठ की कोशिशें होती रही थीं, लेकिन कर्नल और उनकी पलटन ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई। आज उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिली थी। बेस कैंप में रिपोर्ट करना था और फिर अपने परिवार से मिलने घर जाना था। ट्रक में बैठे सभी जवान थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। नायक रघुवीर सिंह, जो पिछले 15 वर्षों से कर्नल के साथ थे, गाड़ी चला रहे थे। उनके बगल में हवलदार सुखविंदर सिंह बैठे थे, जो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए उत्साहित थे। पीछे की सीट पर लांस नायक अमित शर्मा, रविंद्र कौर और बाकी जवान बैठे थे। सभी की आंखों में घर लौटने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कर्नल अभिमन्यु राठौर एक अनुभवी और सम्मानित अफसर थे। उन्होंने अपने जीवन के पिछले 22 साल भारतीय सेना को समर्पित किए थे। कारगिल युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके सीने पर लगे मेडल उनकी वीरता की गवाही देते थे। लेकिन कर्नल साहब को सबसे ज्यादा गर्व अपने जवानों पर था। वे हमेशा कहते थे कि एक अफसर उतना ही अच्छा होता है जितने उसके सैनिक होते हैं। रास्ते में रघुवीर सिंह ने रेडियो चालू किया। देशभक्ति का गीत बज रहा था। सभी जवान धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। यह उनकी आदत थी। चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन देशभक्ति के गीत सुनते ही उनमें नई ऊर्जा आ जाती थी। सुखविंदर सिंह ने अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकाली। वह मुस्कुरा रहे थे। आज शाम तक वे अपनी बेटी को गले लगा सकेंगे। उनकी बेटी 5 साल की थी और पिछली बार जब वे घर गए थे तो बेटी ने कहा था कि पापा, मुझे आपके साथ बॉर्डर जाना है। सुखविंदर ने समझाया था कि बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो जरूर जाना, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है। रास्ता लंबा था। हाईवे पर चलते चलते करीब 2 घंटे हो गए थे। अचानक आगे ट्रैफिक रुका हुआ दिखाई दिया। गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। सर, हाईवे पर काफी जाम है, रघुवीर ने कहा। लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। शायद किसी ट्रक का एक्सल टूट गया होगा। कर्नल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सचमुच आगे बहुत भीड़ थी। पुलिस वाले ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाम खुलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले थे। कर्नल ने नक्शा निकाला और ध्यान से देखने लगे। उन्होंने अपनी उंगली से एक रास्ता ट्रेस किया। रघुवीर, यहां से एक लिंक रोड जाती है, कर्नल ने कहा। यह गांवों के बीच से होकर जाती है और आगे जाकर वापस मुख्य हाईवे से मिल जाती है। रास्ता थोड़ा लंबा है, करीब 15 किलोमीटर का, लेकिन समय बचेगा। हमें अंधेरा होने से पहले बेस कैंप पहुंचना है। जी सर, रघुवीर ने गाड़ी मोड़ दी। लिंक रोड पर मुड़ते ही रास्ता बदल गया। अब यह पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि कच्ची और टूटी फूटी सड़क थी। जगह जगह गड्ढे थे। पेड़ों की घनी छाया थी। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। सर, यह रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है, अमित शर्मा ने कहा। हाँ, लेकिन यही शॉर्टकट है, कर्नल ने कहा। और वैसे भी हम सैनिक हैं, हमें हर तरह के रास्ते पर चलना आना चाहिए। सभी जवान मुस्कुरा दिए। कर्नल साहब की यही बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। वे कभी भी किसी चीज से घबराते नहीं थे। रास्ता वाकई खराब था। गड्ढों की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन सैनिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने इससे भी बदतर हालात देखे थे। पहाड़ों पर बर्फीली सड़कों पर, रेगिस्तान की गर्म रेत पर और जंगलों के बीच कीचड़ भरे रास्तों पर भी उन्होंने गाड़ियां चलाई थीं। रघुवीर सिंह ने गाड़ी को संभालते हुए कहा, सर, याद है पिछले साल जब हम लद्दाख में थे तो वहां -20 डिग्री में हमने रात भर ड्यूटी की थी। उसके मुकाबले यह रास्ता तो बहुत आसान है। बिल्कुल सही, सुखविंदर ने कहा। और वैसे भी आज शाम तक हम बेस कैंप पहुंच जाएंगे, फिर कल सुबह घर के लिए निकलेंगे। सभी जवान अपने घर के बारे में बात करने लगे। किसी को अपनी मां से मिलना था तो किसी को अपनी पत्नी से। किसी के घर नया बच्चा हुआ था तो कोई अपनी बहन की शादी में जा रहा था। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपनी खुशी थी। उसी समय राजपुर जिले के उसी लिंक रोड पर इंस्पेक्टर विनोद यादव अपने 3 सिपाहियों के साथ शिकार की तलाश में थे। विनोद यादव पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल थे। पिछले 20 सालों से वे इसी तरह मासूम लोगों को डराकर धमकाकर पैसे वसूलते रहे थे। उनके साथ कांस्टेबल रामलाल, सुरेश और मनोज थे। ये तीनों भी विनोद के ही रंग में रंगे हुए थे। विनोद यादव का असली नाम विनोद कुमार था, लेकिन लोग उन्हें वसूली वाला विनोद कहते थे। उनकी पूरी जिंदगी ही रिश्वत और भ्रष्टाचार पर टिकी थी। उन्होंने अपनी नौकरी में कभी ईमानदारी से काम नहीं किया था।
हर दिन वे कोई ना कोई बहाना ढूंढते और मासूम लोगों से पैसे ऐंठते थे। आज भी सुबह से वे इसी लिंक रोड पर घूम रहे थे। ये रास्ता सुनसान था और यहां से अक्सर दूसरे जिलों की गाड़ियां शॉर्टकट लेने के लिए गुजरती थीं। विनोद को पता था कि यहां नाकाबंदी करने पर अच्छी कमाई हो सकती है। साहब, आज तो बहुत सूखा दिन रहा, रामलाल ने कहा। सुबह से एक भी शिकार नहीं फंसा, न कोई चालान, न कोई सेटलमेंट। जेब एकदम खाली पड़ी है। धैर्य रख, रामलाल, विनोद ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। शिकारी कभी खाली हाथ नहीं लौटता, और आज मेरा बायां हाथ फड़क रहा है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे यकीन है कि आज कोई मोटा शिकार हाथ लगेगा। वे लोग सड़क किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। यह जगह एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, सिर्फ खेत और जंगल दिखाई देता था। यह जगह वसूली के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि यहां कोई गवाह नहीं होता था। सुरेश ने अपनी घड़ी देखी। साहब, दोपहर के 2 बज गए हैं, शायद आज कुछ नहीं मिलेगा। चुप रह, विनोद ने डांटा। तू अपना काम कर, शिकार आएगा, बस थोड़ा इंतजार कर। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति साइकिल पर आता दिखाई दिया। उसकी साइकिल बहुत पुरानी थी और वह खुद भी बहुत कमजोर दिख रहा था। रुक जा, विनोद ने हाथ उठाया। बूढ़ा डर गया और रुक गया। कहां जा रहा है? विनोद ने पूछा। साहब, अस्पताल जा रहा हूं, तबीयत ठीक नहीं है, बूढ़े ने कहा। विनोद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, थप्पी हुई चप्पलें और झुर्रियों से भरा चेहरा। साफ था कि इस बूढ़े के पास कुछ नहीं था। चल आगे बढ़ काका, विनोद ने हाथ हिलाया। तेरे पास क्या धरा है जो हम लेंगे? रास्ता खाली कर। बूढ़ा राहत की सांस लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक ट्रैक्टर आया। उस पर एक किसान बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। रुक जा, मनोज ने इशारा किया। ट्रैक्टर रुक गया। साहब, मैं अपने खेत से आ रहा हूं, किसान ने कहा। विनोद ने देखा कि किसान भी गरीब था, उससे ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते थे। चल निकल यहां से, विनोद ने कहा। किसान भी चला गया। साहब, लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रही, रामलाल ने फिर से कहा। तू चुप रह, विनोद ने गुस्से से कहा। मैं जानता हूं क्या करना है, मुर्गा जरूर आएगा, बस इंतजार कर। और सचमुच कुछ ही मिनटों में एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। एक युवक अकेला था और बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से आ रहा था। विनोद की आंखें चमक उठीं। परफेक्ट, ये रहा हमारा शिकार, रोक इसे। सुरेश ने बीच सड़क में खड़े होकर हाथ उठाया। मोटरसाइकिल रुक गई। युवक घबराया हुआ था। उसका नाम रमेश था और वह पास के ही गांव का रहने वाला था। उसकी पत्नी पिछले 3 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाइयां लिखी थीं जो सिर्फ शहर में मिलती थीं। रमेश जल्दी में था क्योंकि दवाई की दुकान शाम को बंद हो जाती थी। हेलमेट कहाँ है तेरा? विनोद ने सख्ती से पूछा। और गाड़ी के कागज दिखा। सर, मैं पास के ही गांव से हूं, रमेश ने डरते हुए कहा। बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, हेलमेट घर पर रह गया, मैं जल्दी में था। क्या है जरूरी काम? कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी, या मंत्री जी की मीटिंग में जा रहा है? सभी सिपाही हंसने लगे। नहीं साहब, रमेश ने विनती भरी आवाज में कहा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, जिला अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने अर्जेंट दवाई मांगी है, वही लेने शहर जा रहा हूं। अगर देर हो गई तो दुकान बंद हो जाएगी। बीमारी का बहाना यहां नहीं चलेगा, विनोद ने कहा। कानून कानून होता है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना अपराध है, चालान कटेगा। 5,000 रुपए निकाल। 5,000। रमेश चौंक गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुल जमा 2,000 रुपए हैं, वो भी दवाई के लिए। अगर मैंने यह आपको दे दिए तो मेरी पत्नी की दवाई कैसे लूंगा? साहब प्लीज रहम करो, मनोज ने धक्का देते हुए कहा। यहां रहम दिल की बीमारी नहीं चलती, कानून चलता है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, अगर समय पर दवाई नहीं मिली तो वह मर जाएगी। प्लीज साहब। वह सचमुच विनोद के पैरों पर गिर गया। उठ उठ, विनोद ने लात मारकर कहा। नौटंकी बंद कर, मुझे मत सिखा कि क्या करना है। या तो 5,000 दे या फिर बाइक यहीं जब्त होगी और तू थाने के चक्कर काटता रह जाएगा। सोच ले, दवाई जरूरी है या बाइक? रमेश रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर बाइक जब्त हो गई तो शहर कैसे जाएगा, और अगर पैसे दे दिए तो दवाई कैसे लेगा? अरे काका, रामलाल ने कहा, समय बर्बाद मत कर, जो है निकाल और निकल जा यहां से। आखिरकार हारकर रमेश ने अपने पास जो भी पैसे थे वो निकाले। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गिनकर देखा, कुल 1,500 रुपए थे। साहब बस इतना ही है मेरे पास, रमेश ने रोते हुए कहा। प्लीज ये ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं बाकी पैसे किसी से उधार लेकर दवाई ले लूंगा। विनोद ने पैसे गिने, सिर्फ 1,500। उसे उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन कुछ नहीं से यह बेहतर था। रमेश ने सिर हिलाया और रोता हुआ वहां से चला गया। उसके दिल में गुस्सा था, नफरत थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह एक आम आदमी था और सामने पुलिस थी।
वह बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। विनोद ने पैसे तीनों सिपाहियों में बांट दिए। हर किसी को अपना हिस्सा मिल गया। यह उनका रोज का काम था। हर दिन वे ऐसे ही किसी न किसी से पैसे वसूलते थे और आपस में बांट लेते थे। साहब अब क्या करें? सुरेश ने पूछा। इंतजार करो, विनोद ने कहा। अभी शाम होने में समय है, कोई ना कोई तो फंसेगा ही। उधर कर्नल अभिमन्यु का ट्रक धीरे धीरे उसी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। गड्ढों की वजह से रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी वे अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ गांव दिखाई दिए, छोटे छोटे घर, खेत और लोग। कुछ बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने फौजी ट्रक देखा, वे खुशी से चिल्लाने लगे। जय हिंद बच्चों ने हाथ हिलाया। सुखविंदर सिंह ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। देखो सर, ये बच्चे कितनी खुशी से हमें सलाम कर रहे हैं। यही तो हमारी असली ताकत है। हम इन्हीं बच्चों के लिए लड़ते हैं, इन्हीं की मुस्कान के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। आगे चलते हुए उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो मोटरसाइकिल पर रोता हुआ जा रहा था। वह रमेश था। सर, वो युवक रो रहा है, रघुवीर ने कहा। ट्रक रुक गया। कर्नल ने खिड़की से बाहर झांका। भाई साहब क्या हुआ? कर्नल ने पूछा। तुम रो क्यों रहे हो? रमेश ने देखा तो रुक गया। उसने देखा कि यह फौजी ट्रक था। कुछ नहीं साहब, रमेश ने आंसू पोंछते हुए कहा। बस थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? कर्नल ने पूछा। अगर हम कुछ मदद कर सकें तो बताओ। रमेश को लगा कि शायद यह लोग समझेंगे। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे पुलिस ने उससे पैसे लिए और कैसे अब वह दवाई नहीं ले सकता। कर्नल का चेहरा गंभीर हो गया। यह कहां हुआ? साहब, यहां से थोड़ा आगे बरगद के पेड़ के पास, रमेश ने कहा। एक इंस्पेक्टर है, बहुत बुरा आदमी है, रोज किसी न किसी से पैसे वसूलता है। तुम जाओ, कर्नल ने कहा। रमेश चला गया। सर, क्या हम कुछ करेंगे? रघुवीर ने पूछा। यह हमारा फर्ज है। हम सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मन से नहीं लड़ते, हमें यहां भी लड़ना पड़ता है। चलो आगे बढ़ो। ट्रक आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में उन्हें बरगद का पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। सर, आगे पुलिस चेकिंग लग रही है, सुखविंदर ने कहा। हां, दिख रहा है, कर्नल ने कहा। शायद रूटीन चेकिंग होगी। रफ्तार कम करो रघुवीर। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। विनोद ने जब फौजी ट्रक देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह उसका सबसे बड़ा शिकार हो सकता था। ये देखो, विनोद ने खुश होकर कहा, आज तो लॉटरी लग गई। फौजी ट्रक है, इनसे मोटा पैसा वसूलेंगे। साहब, लेकिन यह आर्मी का ट्रक है, रामलाल ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ? विनोद ने कहा। आर्मी हो या नेवी, मेरी सड़क पर चल रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा। रोक इसे। विनोद बीच सड़क में खड़ा हो गया और हाथ उठाया। रघुवीर ने ट्रक रोक दिया। साहब, मैं देखता हूं क्या बात है, रघुवीर ने कहा और नीचे उतर गए। जय हिंद सर, रघुवीर ने विनोद को सलामी दी, लेकिन विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रूखे लहजे में कहा, गाड़ी के कागज दिखा, लाइसेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, सब कुछ। और तू किधर जा रहा है? सर, ये आर्मी का वाहन है, रघुवीर ने विनम्रता से कहा। हम ऑफिशियल ड्यूटी पर बेस कैंप जा रहे हैं, हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे कानून मत सिखा, विनोद ने गुस्से से कहा और रघुवीर का कॉलर पकड़ लिया। कागज दिखा, नहीं तो गाड़ी सीज कर दूंगा, समझा? ट्रक के अंदर बैठे कर्नल ने जब अपने ड्राइवर के साथ यह बदतमीजी देखी तो उनका खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नीचे उतर आए। पूरी वर्दी में मेडल्स के साथ कर्नल अभिमन्यु राठौर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, उनके चेहरे पर अनुभव की छाप थी। क्या समस्या है इंस्पेक्टर साहब? कर्नल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। विनोद ने कर्नल को देखा। उनकी वर्दी पर लगे मेडल और रिबन साफ बता रहे थे कि यह कोई साधारण अवसर नहीं है, लेकिन विनोद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। तो तुम हो इनके सरदार, विनोद ने व्यंग्य से कहा। अच्छा है, सीधे बॉस से बात हो जाएगी। देखो कर्नल साहब, तुम्हारी यह फेकड़ी छावनी में चलती होगी, ये मेरा इलाका है, यहां मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे? हम नेशनल हाईवे पर जाम की वजह से इस रास्ते से आ रहे हैं, कर्नल ने धैर्य से समझाया। यह पब्लिक रोड है, किसी की निजी जागीर नहीं। हमारे पास सभी कागजात हैं, हमें जाने दीजिए, हमें देर हो रही है। जाने दूं? विनोद ने हंसते हुए कहा। इतनी आसानी से? पब्लिक रोड है तो पब्लिक टैक्स भी देना पड़ेगा। ये समझो रोड मरम्मत टैक्स, 5,000 रुपए अभी के अभी। कैसा टैक्स? ये तो खुली वसूली है, मजाक नहीं, कानून है। और सुनो कर्नल साहब, एक बात बता दूं, तुम आर्मी वाले देश की रक्षा करते क्या हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो। असली काम तो हम पुलिस वाले करते हैं, हम संभालते हैं समाज को। तुम लोग तो बस बॉर्डर पर बैठकर सरकारी पैसे खाते हो। बस इतना सुनना था कि कर्नल की आंखें लाल हो गईं, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। उनके पीछे खड़े सभी जवानों के हाथ अपने हथियारों पर चले गए। सुखविंदर सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है,
तुम्हें इस वर्दी की कोई कद्र नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारी नींद के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी, उन्हीं को तुम मुफ्तखोर कह रहे हो। जिनकी वजह से तुम यहां सुरक्षित खड़े हो, उन्हीं को गालियां दे रहे हो। हाँ तो क्या कर लोगे? देखें कौन किसका क्या बिगाड़ लेता है। कर्नल ने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक के पीछे जाकर आवाज लगाई और फिर एक एक करके 10 जवान ट्रक से उतरे, सभी प्रशिक्षित, अनुशासित और अपने कमांडर की इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार। उन सभी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अनुशासन भी। हम 2 नहीं 12 हैं और ये सभी भारतीय सेना के जवान हैं। इन्हें जानवर और इंसान में फर्क करना आता है। विनोद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके तीनों सिपाही भी घबरा गए, लेकिन विनोद ने अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? विनोद चिल्लाया। हम पुलिस हैं, हम पर हाथ उठाया तो यह बगावत होगी। मैं तुम सबको जेल में सड़ा दूंगा। तूने हमारे साहब का अपमान किया है, तूने भारतीय सेना का अपमान किया है। जिस झंडे के नीचे खड़ा है, उसी झंडे के सिपाहियों को गालियां दे रहा है। बोल, क्या सजा मिलनी चाहिए तुझे? हम निहत्थों पर हाथ नहीं उठाते, यह हमारा तरीका नहीं है। विनोद को थोड़ा साहस आया। उसे लगा कि शायद यह लोग कुछ नहीं करेंगे। उसने झट से अपना मोबाइल निकाला और एसपी को फोन किया। सर जल्दी आइए, यहां बड़ी मुसीबत है। आर्मी वालों ने मुझे घेर लिया है। उन्होंने हम पर बंदूकें तान दी हैं। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। मेरे सिपाहियों को बंधक बना लिया है। ये लोग बाकी हो गए हैं सर। जल्दी पूरी फोर्स लेकर आइए, वरना ये मुझे मार डालेंगे। फोन के दूसरी तरफ से एसपी राकेश वर्मा की आवाज आई। तुम कहां हो? सर वो पुराने वाले लिंक रोड पर बरगद के पेड़ के पास। जल्दी आइए सर प्लीज। मैं बस 10 मिनट की दूरी पर हूं, पेट्रोलिंग पर ही था। मैं अभी आ रहा हूं। तुम कुछ मत करना, शांत रहो, समझे? जी सर। विनोद ने फोन काट दिया। फिर उसने घमंड से कर्नल की तरफ देखा। सुना तुमने? एसपी साहब आ रहे हैं। बस 10 मिनट, फिर देखता हूं तुम्हारी हिम्मत। यहां पूरी पुलिस फोर्स होगी, फिर तुम्हारी यह AK-47 भी नहीं बचा पाएगी। हम इंतजार करेंगे। रघुवीर डैश कैम का फुटेज तैयार रखो, सभी एंगल्स से। शायद एसपी साहब को फिल्म देखना पसंद हो। कैसा फुटेज? हमारे सभी ऑपरेशनल वाहनों में 3 कैमरे लगे होते हैं, फ्रंट, साइड और रियर। जो कुछ भी तुमने आज किया है सब रिकॉर्ड है, ऑडियो और वीडियो दोनों, बिल्कुल क्लियर। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर सब रिकॉर्ड है तो वो बच नहीं सकता। विनोद और उसके सिपाही घबराए हुए थे। उन्हें पता था कि अब वो फंस गए हैं। दूसरी तरफ सभी जवान शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर अनुशासन था। कोई भी बिना कर्नल के आदेश के हिला भी नहीं। आखिरकार एसपी राकेश वर्मा 2 गाड़ियों के साथ पहुंचे। उनके साथ करीब 10 और पुलिसकर्मी थे। एसपी राकेश वर्मा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। विनोद जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से उन्हें सख्त नफरत थी। गाड़ी से उतरते ही एसपी ने पूरे दृश्य को देखा। एक तरफ फौजी ट्रक, दूसरी तरफ विनोद और उसके सिपाही, बीच में कर्नल और उनकी पूरी टीम। जय हिंद सर, कर्नल ने एसपी को सलामी दी। जय हिंद कर्नल, एसपी ने जवाब दिया। मैं एसपी राकेश वर्मा हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे जिले की ग्रामीण सड़क पर आर्मी ने वॉर जोन जैसा माहौल क्यों बना रखा है? मेरे इंस्पेक्टर पर हथियार तानने की नौबत क्यों आई? विनोद आगे बढ़ा। सर देखिए इन लोगों को, मैं तो यहां रूटीन चेकिंग कर रहा था। बस इनसे ट्रक के कागज मांगे तो ये लोग भड़क गए। इन्होंने मुझे मारा, मेरी वर्दी फाड़ने की कोशिश की और मेरे सिपाहियों को बंधक बना लिया। ये कह रहे हैं कि आर्मी पुलिस से ऊपर है। सर ये बगावत है, इन्हें तुरंत गिरफ्तार कीजिए। हाँ सर, रामलाल भी बोला। इन्होंने हम पर बंदूकें तानी, हमें धमकाया, हमें गालियां दी। चुप रहो विनोद, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा हूं, तुम बाद में बोलना। फिर एसपी ने कर्नल की तरफ देखा। कर्नल साहब प्लीज आप अपनी बात बताइए, क्या हुआ यहां? कर्नल ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे विनोद ने उन्हें रोका, कैसे उसने रिश्वत मांगी, कैसे उसने भारतीय सेना का अपमान किया और कैसे उसने धमकियां दी। हमारे पास इस सब का सबूत भी है। हमारे ट्रक में डैश कैम लगा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। क्या मैं देख सकता हूं? जरूर सर। रघुवीर ने लैपटॉप निकाला और उसमें पेन ड्राइव लगाई। एसपी ने पूरा वीडियो देखा। पहले रमेश के साथ की गई वसूली, फिर ट्रक को रोकना, रघुवीर के साथ बदतमीजी, कर्नल का आना, विनोद द्वारा रिश्वत की मांग और सबसे बुरा भारतीय सेना के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियां, सब कुछ बिल्कुल साफ था। वीडियो देखते देखते एसपी का चेहरा लाल हो गया। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। गुस्से से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। शर्म आती है मुझे, एसपी ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा। उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। शर्म आती है कि तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी पहनते हैं? तुमने सिर्फ एक नागरिक को नहीं लूटा, तुमने पूरे विभाग को शर्मसार किया है। तुमने देश के सैनिकों का अपमान किया है। इंस्पेक्टर विनोद यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए और इनके पिछले सभी केसों की भी जांच होगी।
अपनी बेल्ट, टोपी और बैज उतारो, अभी के अभी। विनोद गिड़गिड़ाने लगा। सर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे हैं सर, मेरा परिवार है सर, प्लीज। उन्होंने विनोद से उसकी बेल्ट, टोपी और बैज ले लिए। विनोद रोने लगा, लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। फिर एसपी ने कर्नल की तरफ मुड़कर कहा, कर्नल साहब, मैं अपने पूरे विभाग की तरफ से आपसे और आपकी पूरी टीम से माफी मांगता हूं। वर्दी कोई भी हो, खाकी हो या हरी, उसका धर्म एक ही होता है, देश और जनता की सेवा। विनोद जैसे लोगों ने इस वर्दी को कलंकित किया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसे सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। माफी की कोई जरूरत नहीं सर, आपने जो किया वो एक सच्चे और ईमानदार अधिकारी का काम था। आप पर पूरे विभाग को गर्व होना चाहिए। एक बात और सर, कर्नल ने कहा, आज से पहले भी इस व्यक्ति ने एक युवक रमेश से 1500 रुपये लिए थे, वो भी वीडियो में है। क्या उसे न्याय मिल सकता है? मैं खुद इस मामले को देखूंगा, रमेश को उसके पैसे वापस मिलेंगे। जय हिंद सर, सभी सिपाहियों ने एक साथ कहा। फिर एसपी ने विनोद और उसके तीनों सिपाहियों को गाड़ी में बिठाया। विनोद अब भी रो रहा था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पुलिस की गाड़ियां वहां से चली गईं, तो कर्नल ने अपने सभी जवानों को देखा। तुम सबने अनुशासन बनाए रखा। गुस्सा था लेकिन संयम भी था, यही एक सच्चे सैनिक की पहचान है। जय हिंद सर, सभी जवानों ने एक साथ कहा। चलो, हमें अभी भी बेस कैंप पहुंचना है। सभी वापस ट्रक में बैठ गए। ट्रक फिर से चल पड़ा। रास्ते में सभी चुप थे। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे, लेकिन एक बात सभी के मन में समान थी। आज उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सेना की इज्जत बचाई थी। शाम होते होते वे बेस कैंप पहुंच गए। ब्रिगेडियर विक्रम सिंह खुद गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। एसपी राकेश वर्मा ने उन्हें पहले ही पूरी घटना की जानकारी दे दी थी। वेल डन कर्नल, ब्रिगेडियर ने कहा। तुमने अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी रेजिमेंट की और पूरी सेना की इज्जत की रक्षा की। मैं तुम पर और तुम्हारी पूरी टीम पर गर्व करता हूं। थैंक यू सर, कर्नल ने सलामी दी। उस रात बैरक में सभी जवान आज की घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कर्नल साहब ने बहुत अच्छा किया, कोई कह रहा था कि एसपी साहब भी बहुत ईमानदार निकले, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि आज उन्होंने सिर्फ अपनी वर्दी की नहीं, बल्कि उस तिरंगे की इज्जत की थी जिसके नीचे वे सब खड़े थे। अगले दिन सुबह कर्नल अभिमन्यु को एसपी राकेश वर्मा का फोन आया। सर, मैं आपको बताना चाहता था कि हमने विनोद के खिलाफ पूरी जांच शुरू कर दी है। पिछले 10 सालों के उसके सभी रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं और रमेश को उसके पैसे वापस कर दिए गए हैं। उसकी पत्नी भी अब ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है सर, कर्नल ने कहा। मैंने उस लिंक रोड पर एक नई टीम लगा दी है, बिल्कुल ईमानदार लोग। अब वहां कोई वसूली नहीं होगी। बहुत अच्छा सर, कर्नल ने कहा। यही तो हमारा मकसद था। दोपहर को कर्नल अपनी जीप में बैठकर रमेश के गांव पहुंचे। रमेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। रमेश ने देखा तो तुरंत उठ खड़ा हुआ। सर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सर, बिल्कुल ठीक है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। आपकी वजह से सर, एएसपी साहब ने मेरे पैसे वापस करवा दिए। मैंने दवाई ली और मेरी पत्नी अब ठीक है। आप भगवान हैं सर। कर्नल ने लिफाफा निकाल कर दिया। ये 500 रुपये और हैं। तुम्हारी पत्नी के लिए अच्छा खाना बनवा सकोगे। आपने इतना कर दिया, मैं और नहीं ले सकता। हम सैनिक देश की रक्षा करते हैं रमेश, लेकिन असली देश तो तुम लोग हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके तो हमारी वर्दी बेकार है। दोस्तों, ये कहानी मैंने देश के उन जवानों की शान में लिखी है जो अपनी जिंदगी, अपना घर बार छोड़कर हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।